Hello friends, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप होता है। और ये जो टेक्निक है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सिमिलर होता है प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह। और जिस तरीके से हम लोग प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या हाइड्रोजन 1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन करते थे दोस्तों, सिमिलरली इस कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग कार्बन 13 अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल को इस सैंपल होल्डर में लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या करता है, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये हाइड्रोजन को आइडेंटिफिकेशन करेगा। और अगर हम लोग कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बात करें तो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पर मैं पॉलीमर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर ये कार्बन 13 हुआ दोस्तों तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन इसका आइडेंटिफिकेशन करेगा कार्बन 13 का। और ये जो यहाँ पर कार्बन 13 प्रेजेंट है दोस्तों, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ये जंप करता है और रेजोनेंस शो करता है। ये अल्फा स्टेट हो गए और ये बीटा स्टेट। तो इस तरीके से ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करके ये रेजोनेंस अचीव करता है। और यहाँ पर ये जो एब्जॉर्ब किया रहता है रेडिएशन को, ये हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, और एम्पलीफायर ये इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये हमारे सिस्टम में भेजता है, और इस तरीके से हमें सिग्नल मिलता है दोस्तों। ये H1 NMR के केस में हमें इस तरीके से सिग्नल देखने को मिल रहा था, और कार्बन 13 के केस में हमें एक सिंगल पीक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो कार्बन है वो कार्बन 13 नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक, मान लीजिए कोई कार्बन 13 है प्रेजेंट है, तो उसका एक ही पीक हमें देखने को मिलेगा, और बाकी जो होते हैं वो मेनली कार्बन 12 होते हैं। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कार्बन 13 का सिग्नल हमें यहाँ पर दिखाता है सिस्टम में, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा था, जितने भी हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ये शो हो जा रहे थे अगर ये नॉन इक्विवेलेंट होते हैं तो, और इक्विवेलेंट होते हैं तो एक पीक देखने को मिलता है, और उसका भी पीक इंटेंस पीक देखने को मिलता था। जैसे कि यहाँ पर इस केस में देखिए CH3 एंड CH3, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये इधर भी 3 है और इधर भी 3, और सेम अलाइनमेंट में अरेंज है, इसलिए ये एक ही पीक देता था। ये मैंने आप लोगों को जब नंबर ऑफ सिग्नल बताया था तो मैंने बताया था, है ना, एक ही सिग्नल देंगे लेकिन इसका जो पीक है वो इंटेंस रहेगा, क्योंकि ये 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पीक हमें मिला है, सिग्नल जो मिला है वो, इसलिए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आते हैं हमारे कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देखिएगा, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ कार्बन, इट इज़ सिमिलर टू प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, एंड अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, स्पेशली कौन सा, कार्बन 13 इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जस्ट एज प्रोटॉन NMR आइडेंटिफाई हाइड्रोजन एटम। तो ये क्लियर है जी। उसके बाद देखिए, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बन एटम। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कार्बन के कितने आइसोटॉप होता है वो देखिए, यहाँ पर आइसोटॉप, तो यहाँ पर कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। नॉर्मल स्टेट में ये कार्बन 12 पाया जाता है, और यही एक कार्बन 12 होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम केस में कार्बन 12 ही होता है। इसका जो नेचुरल अबेंडेंस रहता है दोस्तों, ये 98.09% होता है, और इसका नेचुरल अबेंडेंस कितना होता है, 1.01, और इसका कितना होता है, 0.0001% इसका नेचुरल अबेंडेंस होता है। यानी कि नेचर में ये इतने परसेंटेज में ये जो कार्बन के आइसोटोप है वो पाए जाते हैं, इतने प्रेजेंट होते हैं। तो हमें देखना है दोस्तों कि कौन सा कार्बन NMR एक्टिव है। तो NMR एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, I का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, बाकी कुछ भी चलेगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। उसका जो वैल्यू है ये इंटीजर या हाफ इंटीजर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 या फिर हाफ 2/3 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो कार्बन 12 केस में देखते हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 6, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। तो यहाँ पर दोनों इवन प्रेजेंट है।
और यहाँ पर जो आई का वैल्यू है दोस्तों वो 0 हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है वो इवन होता है, इसलिए ये जो कार्बन 12 है वो NMR एक्टिव नहीं है। उसके बाद कार्बन 13 में देखते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 7, तो ये हो गया इवन। और ये क्या है, इसका नंबर जो है वो ऑड है। तो ये जो हमारा कार्बन 13 है वो NMR एक्टिव है ना, यानी कि हम लोग जब इसे इंस्ट्रूमेंटेशन में डालेंगे या अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 13 प्रेजेंट है उसका हमें सिग्नल देखने को मिलेगा। और कार्बन 14 का बात करें तो दोस्तों प्रोटॉन कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8। और ये जो कार्बन है दोस्तों ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। और ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है दोस्तों कार्बन 14, ये भी NMR इनएक्टिव होता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन 13 ही NMR एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया इवन, ये भी इवन है 6 यानी कि इवन, और ये भी 8 है यानी कि ये भी इवन है। तो इवन है तो इसका जो आई का वैल्यू है वो भी 0 होता है। और ये जो कार्बन 14 है दोस्तों ये किसी भी जीवाश्म के एज को निकालने के लिए हम लोग इस रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, तो हम लोगों को सिर्फ कार्बन 13 ही NMR सिग्नल देता है, ये याद रखेंगे। इसलिए इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जी कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हम लोग कार्बन 13 को ही आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। उसके बाद देखिए ये है ऑकरेंस या फिर नेचुरल अबेंडेंस। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो कार्बन 12 है वो 98.09% हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है। कार्बन 13 जो है वो 1.01% होता है, और कार्बन 14 जो होता है वो 0.0001% हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है। तो अब इससे क्या होता है दोस्तों, तो ड्यू टू लेस ऑकरेंस कार्बन 13 इट्स सेंसिटिविटी ऑल्सो लेस, सैंपल रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी। यानी कि हम लोग अगर एक चेन हम लोग कंसीडर करें, मान लीजिए ये इसमें टोटल 100 कार्बन है, तो कार्बन 13 होने का पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट होने का चांस जो है दोस्तों ये 1% होगा, यानी कि 100 में से कोई एक ही कार्बन होगा जो कार्बन 13 होगा। इसलिए इसका जो सेंसिटिविटी होता है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो लेस होता है, और हमें ज़्यादा सैंपल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है, 100 में एक ही प्रेजेंट है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी सैंपल का हमें रिक्वायर्ड रहता है जब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करते हैं। तो और ये जो कार्बन 13 है दोस्तों ये टाइम कंज्यूमिंग होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब इसके बाद देखिए मैग्नेटो गायरिक रेशियो। तो ये जो मैग्नेटिक गायरिक रेशियो है दोस्तों ये हमारे कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कम होता है एज़ कम्पेयर टू 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये मैग्नेटो गायरिक रेशियो क्या है दोस्तों, और इससे हमारे कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, तो वो देखिए। तो ये जो मैग्नेटो गायरिक रेशियो होता है दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियाई को हमें रेजोनेंस में लाने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। तो इस केस में देखिए 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में देखिए तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंसीडर किए हैं, तो इसको रेजोनेंस में लाने के लिए दोस्तों हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। अब क्यों मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस एग्जांपल के जरिए से देखिए। तो ये है हमारा है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दोस्तों ये डायरेक्ट हमारे हाइड्रोजन को अफेक्ट नहीं करता, इसके सामने ये कार्बन रहता है और इसके चारों तरफ इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। तो इसके कारण क्या होता है हाइड्रोजन जो है वो शील्ड रहता है कार्बन डेंसिटी के कारण में। तो इस कारण ये जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इसको डायरेक्ट हीट नहीं कर सकता, तो इसको रेजोनेंस में लाने के लिए इस कारण ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये शील्डेड है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब मान लीजिए ये जो कार्बन है ये कार्बन 13 है, तो ये और ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है ये, तो ये डायरेक्ट हमारे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच सकता है या डायरेक्ट इसको हीट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। इसलिए इसको रेजोनेंस में लाने के लिए हमें
एज़ कम्पेयर टू 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है और 1/4 मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अप्लाई करना पड़ता है कार्बन 13 के केस में। तो इससे तो ये होता है दोस्तों मैग्नेटिक गायरेक्ट रेशियो। तो अब इससे हमारे कार्बन 13 के स्पेक्ट्रा और 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस देखने को मिलता है मैग्नेटो गायरेक्ट रेशियो के कारण। तो यहाँ पर देखिए कि 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो आप लोगों को मैंने केमिकल शिफ्ट बताया दोस्तों, तो इसका जो वैल्यू होता है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, तो मैक्सिमम 0 to 12 तक सारे कंपाउंड आ जाते हैं जिनका केमिकल शिफ्ट वैल्यू इतना होता है, 0 to 12 तक होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो कार्बन जो डेंसिटी रहता है वो उसे शील्ड किए रहता है, इसलिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ये 0 to 12 इसका जो रेंज है केमिकल शिफ्ट का वो आता है। अब हम लोग बात करें 13 कार्बन के केस में दोस्तों, 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, तो इसका जो मैग्नेटिक गायरेक्ट रेशियो है वो कम है, यानी कि इसमें हम लोग कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो भी ये जो हमारा जो न्यूक्लियाई है वो रेजोनेट हो जाता है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक कार्बन 13 न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए पर भी ये रेजोनेंस ये शो कर रहा है। तो कम मैग्नेटिक फील्ड मतलब दोस्तों ये जो इसका जो ग्राफ आएगा वो डी शील्डेड रीजन में आएगा। इतना चीज़ क्लियर है, डी शील्डेड रीजन में इसका जो स्पेक्ट्रा है वो देखने को मिलेगा। और अगर ये शील्डेड रहता तो ये फील्ड या शील्डिंग रीजन में इसका स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, स्पेक्ट्रा जो है वो देखने को मिलता है। तो क्लियर है दोस्तों, जो मैग्नेटिक गायरेक्ट रेशियो है उसकी वजह से हमारी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो एक्सटेंड होता है, 0 से 220 तक इसका रेंज चला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भी जो हमारा जो न्यूक्लियाई है वो रेजोनेट हो जाता है। और इस केस में शील्डिंग इफेक्ट के कारण या जो हमारा मैग्नेटो गायरेक्ट रेशियो है हाइड्रोजन के लिए वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो रेंज होता है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो 0 से 12 तक इसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू जो है वो आता है। तो ये हुआ दोस्तों मैग्नेटिक गायरेक्ट रेशियो एंड उसके इफ़ेक्ट। अब इसके बाद देखिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ सिग्नल इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए हम लोग इसे किस तरीके से इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्नल को। द नंबर ऑफ सिग्नल इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट टोटल सेट ऑफ केमिकली कार्बन एटम, है ना। तो यहाँ पर मैंने मेलोनिक एसिड का एग्जांपल लिया है। तो देखिए ये जो कार्बन है इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए हैं और इस कार्बन को भी ए से रिप्रेजेंट किए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो इक्विवेलेंट कार्बन है। किस तरीके से इक्विवेलेंट कार्बन हुए? क्योंकि देखिए जब हम लोग राइट साइड में आगे बढ़ रहे हैं तो ये ऑक्सीजन से अटैच है और लेफ्ट हैंड साइड में ये कार्बन से अटैच है। सिमिलरली इस केस में भी राइट हैंड साइड में हम लोग आगे बढ़े तो ये ऑक्सीजन से अटैच है और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग आगे बढ़े तो ये कार्बन से अटैच है। तो ओवरऑल इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है इस कार्बन का वो सेम है, इसलिए इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए हैं और ये दोनों एक ही सिग्नल हमें देंगे। और अगर बात करें हम लोग इस कार्बन का तो ये भी इसके कार्बन से ही अटैच है, इधर भी ये कार्बन से अटैच है और इधर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये नॉन इक्विवेलेंट कार्बन हुआ ये, इसलिए ये जो हमारा मेलोनिक एसिड है वो 2 सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिए है एथेनॉल। तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 1 और 2। तो यहाँ पर कितने सिग्नल हमें मिलेंगे? 2 सिग्नल। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए एसीटोन का। तो देखिए यहाँ पर ये CH3 जुड़ा है, यहाँ पर इधर भी CH3 जुड़ा है कीटोन ग्रुप से। तो देखिए इसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है और इसका केमिकल इन्वायरमेंट है ये सेम है और इसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है ये भी इन दोनों से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर भी 2 सिग्नल हमें मिलेंगे एसीटोन के केस में। इसके बाद देखिए ग्लाइयोक्सल का एग्जाम्पल है। तो ये कितना सिग्नल देंगे हमें? एक ही सिग्नल हमें देंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इधर हाइड्रोजन से अटैच है ये कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन से अटैच है और इधर दोनों किसी से भी अटैच नहीं है। तो इसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है, इसलिए हमें एक ही सिग्नल हमें देंगे। इसके बाद देखिए फोर्थ एग्जाम्पल बेंजीन का। तो ये बेंजीन है हमें एक ही सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो कार्बन है वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमें एक ही सिग्नल देते हैं। और ये जो बेंजीन है वो
1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी एक ही सिग्नल हमें देते हैं। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो हाइड्रोजन है वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, तो इस केस में भी हमें एक ही सिग्नल हमें देता है जो बेंजीन है वो। इसके बाद देखिए एंथ्राजीन का, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन चारों कार्बन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है। तो देखिए ना, इस कार्बन के लिए मैं अगर राइट हैंड साइड में आगे बढ़ूँ तो ये वाला कार्बन है, इसके लिए भी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ूँ तो ये कार्बन है, और यहाँ पर ये वाला कार्बन, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है, इसके राइट हैंड साइड में कार्बन है, और इसके भी राइट हैंड साइड में कार्बन है। तो ये इसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है इन चारों कार्बन का वो एक है। तो ये चारों मिलकर हमें एक सिग्नल हमें प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक सिग्नल ये जो है वो एक सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देखिए इस वाले कार्बन के लिए देखिए, और इस वाले कार्बन के लिए, और इस वाले के लिए, तो ये चारों कार्बन मिलाकर ये इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमें एक सिग्नल देंगे क्योंकि इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है ना। इस तरीके से ये अटैच है कार्बन से, और यहाँ पर इस तरीके से, और इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, और ये इस तरीके से ये कार्बन से अटैच है और ये वाला इस कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर दो सिग्नल हो गए। अब उसके बाद देखिए इस केस में देखिए, तो इसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पर भी कार्बन है इसके, और यहाँ पर भी। तो इन चारों कार्बन को मिलाकर हमें एक सिग्नल देखने को मिलेगा, और इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद कौन सा बच गया? ये यहाँ पर बच गया, तो इसे मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो डी इज इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि यहाँ पर इधर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस कार्बन के लिए जो केमिकल इन्वायरमेंट है बाकी सबसे अलग होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने डी से इसे रिप्रेजेंट किया हूँ। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? ए बी सी एंड डी। तो टोटल 4 यहाँ पर सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद है नेप्थलीन। तो नेप्थलीन का आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेप्थलीन हमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल देता है। एंड इसके बाद लास्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए ये जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये किन किन चीज़ों में एप्लीकेबल होता है? तो देखिए इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल, है ना। ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करके हमें बताता है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। इसके बाद देखिए ये मेटाबॉलिक स्टडी ऑन ह्यूमन, है ना। तो ये मेटाबॉलिक स्टडी में भी ये एप्लीकेबल है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड मसल, है ना। तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी ये बताने में भी ये एप्लीकेबल है, ये जो हमारा कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एंड लास्ट एप्लीकेशन है इसका, इट इज़ यूज फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग प्योरिटी टू डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट सिंथेटिक पॉलीमर। इट्स मीन्स जो सिंथेटिक पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके निर्धारण के लिए शुद्धता की मात्रा को ये निर्धारित करने में भी ये एप्लीकेबल होता है, ये जो हमारा कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो। तो ये था फ्रेंड कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।